दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 10 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स, सिंदूरी से सिंदूर और जलेबी कलर बनाने की योजना आधार में धीरे धीरे औषधि पौधा सिंदूरी जो है ये गायब होते जा रहा है बस्तर से। तो ये न्यूज़ में है, तो इसको हम देखते हैं इसके बारे से। तो देखिए, इंद्रावती नदी के तट पर ना जंगलों में सिंदूरी पौधा पाया जाता है, जो कि अब बहुत कम नज़र आ रहा है। आसना, तिरिया, माचकोट क्षेत्र में ही बस नज़र आ रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है, इस खबर में। और सिंदूरी के फल से बीज निकाल कर इसे बेचा जाता है और बीज की खरीदी बंद हो गई है। तो फिर उसका उपयोग जो है काट कर जलाऊ लकड़ी के रूप में यूज़ किया जाने लगा और इसके बाद जो है सिंदूरी के पौधे जो है ख़त्म होने लगे हैं। ठीक। और कृषि विज्ञान केंद्र में ना सिंदूरी से सिंदूर बनाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था। उसके बाद योजना जो है ठप हो गई। ठीक। और 15 हेक्टेयर में सिंदूरी पौधा विकसित करने के लिए पौधारोपण भी किया गया था उस टाइम जो है। और इसकी देख रेख की जिम्मेदारी जो है महिला समिति को दी गई थी, लेकिन बजट नहीं मिलने के कारण सिंदूरी वन जो है उजड़ गया। ठीक है। अब सिंदूरी की जो छाल है ना, ये बुखार में रामबाण है, ऐसा इसको बोला जा रहा है। ग्रामीण लोग इसका अपना इलाज करते हैं। ठीक। ये सिंदूरी पौधा के बारे से था आर्टिकल। चलिए आगे देखते हैं। तो इधर क्या है, जिला अस्पताल को मिला राष्ट्रीय क्वालिटी सर्टिफिकेट। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर के द्वारा चलाए जा रहे हैं राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल को क्वालिटी सर्टिफिकेट के लिए चयनित किया गया है। ठीक। इसके साथ ही जिला अस्पताल को लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के लिए भी क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये हमारे इसमें अचीवमेंट है जिला अस्पताल बिलासपुर की। एनएमडीसी मुख्यालय को रायपुर में हस्तांतरित करने के लिए, मुख्यालय रायपुर में लाने के लिए तोखन की पहल जो केंद्रीय आवासन और शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू जो है एनएमडीसी मुख्यालय जो कि हैदराबाद में है ना, तेलंगाना से रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित करने के संबंध में मुलाकात किए हैं एचडी कुमार स्वामी से और कुछ भी चर्चा किए होंगे। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रायपुर लाया जा सकेगा, क्योंकि रायपुर ऑलरेडी छोटा है और अभी उतना विकसित नहीं हो पाया है और ऑलरेडी कैपिटल है, तो वहाँ पर हेडक्वार्टर कैसे ला सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये चीज़ हो पाएगी। ठीक है। हालांकि हम लोग बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं मिनरल के क्षेत्र में, तो ये न्यूज़ है। ठीक। तो अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एनएमडीसी का हैदराबाद में है। शिक्षकों की पद स्थापना चाह रही थी छात्राएं, डीईओ। एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ है, आप लोग देखे भी होंगे, जिसमें राजनांदगांव की एक छात्रा जो है, तो वो कैसे पढ़ूंगी करके याचना करने गई थी, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और बेंच ने जो है शिक्षा अधिकारी के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है। ठीक है। तो डीईओ ने व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय व्यवहार था। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के उन स्कूलों में शिक्षक के पद स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जहां न्यूनतम या कोई शिक्षक नहीं है। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने सचिव के अलावा कलेक्टर राजनांदगांव ये सबको डीईओ को भी प्रमुख पक्षकार बनाया गया है। ठीक है। वो धमकाया गया है उसको, 11वीं पास कर लेंगे लेकिन 12वीं की परीक्षा कैसे पास करेंगे। तो दुर्व्यवहार करते हुए क्या बोला, जिंदगी भर जेल में रहोगे तो समझ में आएगा, धमकाते हुए बोला है। ठीक है। और इसको प्रिंट मीडिया ने काफ़ी प्रमुखता से प्रकाशित भी किया है। छात्राओं का असली वीडियो वायरल करने की धमकी, अधीक्षिका निलंबित। ये पचपेड़ी की घटना है, इस तरीके से घटनाएं आ रही है। इधर जो है छात्राओं को बियर पार्टी जो है वो वायरल हो रहा है। तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जीएसटी परिषद में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी सर शामिल हुए हैं। 54वां बैठक हुआ है। माल और सेवा कर परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर को हुआ है। ठीक है। सुषमा स्वराज भवन में नई दिल्ली में, तो वहाँ पर ये आयोजन हुआ है। बेमेतरा में नवंबर माह तक तैयार हो जाएगा ओपन जेल। ठीक है। प्रदेश की जेलों की क्षमता में अधिक कैदियों के मामले में शासन की ओर से पक्ष रखा गया है और बताया कि सेंट्रल जेल रायपुर और बिलासपुर का विस्तार होगा।
और ये सब जो है ओपन जेल की अवधारणा जो है ना, खुला जेल जो है उसमें कुछ ऐसा रहता है कि आप रात को शाम को आ जाना है और दोपहर में आप काम वाम जा सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ छूट रहती है उसमें। ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जल्द से जल्द युद्ध विराम के पक्ष में है भारत। तो जयशंकर प्रसाद ने इसको ऐसा कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भारत जल्द से जल्द युद्ध विराम का समर्थन करता है और गाजा के मौजूदा हालात भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अरब की राजधानी में रणनीतिक वार्ता के लिए भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन है ना, तो इसमें बैठक में संबोधित किया इन्होंने। और जयशंकर ने कहा है कि गाजा के हालात पर भारत की स्थिति सैद्धांतिक और सुसंगत रही है। हम आतंकवाद बंधक बनाने की कृत्यों की निंदा करते हैं। हम निर्दोष नागरिकों की हो रही मौतों के लिए दुखी हैं और किसी भी प्रतिक्रिया में मानवीय कानून को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इजराइल और फिलिस्तीन में 11 माह से युद्ध जारी है। लगभग 40,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और भारत जो है 2 राष्ट्र टू स्टेट सॉल्यूशन के मुद्दे के द्वारा फिलिस्तीन इसका समाधान करने की बात करते हैं। और जीसीसी खाड़ी के 6 देशों का एक प्रभावशाली संगठन है जिसमें यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत जैसे देश शामिल है। तो गल्फ कोऑपरेशन इसके लिए बनाया गया है। ठीक, और इसमें और भी कुछ बातें मुझे निकल के नहीं आ रही है, आगे इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली बात को देखिए, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग पर जोर रहेगा। तो विदेश मंत्री ने कतर संबंधों को मजबूत करने के लिए रेखांकित किए कि रणनीतिक है ना, राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग पर जोर दिया जाएगा। और इसके अलावा और इसमें कुछ भी खास बात निकल के नहीं आ रही है मुझे, और व्यापार की दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी खास नहीं है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। पितृपक्ष 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस दिन हमारे पूर्वजों को याद किया जाता है, आप जानेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है, देखिए, हर साल पितृपक्ष में भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है ना। सावन के बाद भादो आता है, तो भादो की पूर्णिमा से ये स्टार्ट होता है और इसका समापन कब होता है, अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को होता है ना। तो इसको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत कब होती है, भादो पूर्णिमा से, और खत्म कब होता है, अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या से। ठीक है, श्राद्ध किया जाता है ना। तो ये है। अब नेक्स्ट करंट है हमारा स्पोर्ट से। दुनिया के नंबर 1 सीनर ने जीता यूएस ओपन। ठीक है, तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फिट्स को हरा दिया है और यूएस ओपन जो है अपने नाम कर लिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्या नाम है इनका, सिनर। ठीक है, यानिक सिनर। अब है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप हम देखेंगे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। तो असम में अभी सभी नए आधार कार्ड आवेदकों को एनआरसी आवेदन नंबर जमा करना होगा। राज्य में 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू हो जाएगा। वर्तमान में केवल असम में ही नागरिकों का ऐसा राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसके लिए नोडल एजेंसी रजिस्टर जनगणना और जनगणना आयुक्त है। एनआरसी क्या है, भारतीय नागरिकों का एक वैध आधिकारिक रिकॉर्ड है। इसमें उन सभी व्यक्तियों की जनसांख्यिकी जानकारी शामिल है जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के अनुसार भारत के नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त है। और एनआरसी से भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। और एनआरसी पहली बार भारत में 1951 में जनगणना के बाद तैयार किया गया था। खुद को परखें। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत की है?
तो कौन से इसमें किया गया है? ये गुजरात में शुरू किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जूडो में पदक जीतने वाली पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रखा है ना? पैरा ओलंपिक जूडो में पदक जीतने वाली, तो ये कौन है? कपिल परमार जी हैं। ठीक है, तो ये हमने जीके भी आज देख लिया है। अब इधर दिया है रोशनी यहाँ है, तो अंकुश सचदेवा जो कि शेयर चैट के संस्थापक हैं, तो उसके बारे से दिया गया है और उनकी जो यात्रा है वो दृढ़ संकल्प का एक आदर्श उदाहरण है, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। बहुत सारी उनको चुनौतियां आई हैं, कई सारी कंपनियां, रिजेक्शन, फेलियर्स आए हैं और उसके बाद भी उसने जो है मुकाम हासिल किया। तो इसमें क्या लिखा देखिए कि 2015 में उन्होंने 18वीं बार जो सोशल मीडिया शेयर चैट तैयार किया और उसका साथ जो है भानु प्रताप सिंह और फरीद हसन ने दिया। इस प्लेटफॉर्म पर यूज़र अलग अलग अनुभव कर पाते हैं। यह ऐप बाकी सोशल मीडिया से अलग है। 2015 में लॉन्च किया गया था तो और बहुत ही कम समय में ये पूरे दुनिया भर में पहचान बना लिया। सभी भाषाओं में लॉन्च किया गया था। इस ऐप पर भारत अमेरिका यूज़र भी जुड़े जो हर दिन बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जो है और कंपनी मुख्यालय बेंगलुरु में है। शेयर चैट ने दुनिया भर में अपनी विस्तार किया हुआ है और 2022 में फंडिंग मिली थी इनको, ऐसा कुछ है। तो युवाओं को क्या सीख सकते हैं कि सफल लोग आगे बढ़ते रहते हैं, वे गलतियां भी करते हैं लेकिन हार नहीं मानते। ये बहुत अच्छी लाइन है। सफलता दिन प्रतिदिन दोहराए जाने वाले छोटे छोटे प्रयासों का योग है। दृढ़ता के बिना प्रतिभा कुछ भी नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी चलते हैं जब तक आप नहीं रुकते हैं। यदि आप किसी काम से थक जाते हैं तो आराम करना सीखें, छोड़ना नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे विचार हैं इनके। आगे देखते हैं कॉलेज के नेटवर्क का इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, जब हम जॉब के लिए ट्राई करते हैं, कॉलेज में रहते हैं या फिर नॉर्मल आफ्टर हमारे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, तो उस टाइम ना जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो नेटवर्क बहुत हमको हेल्प करता है। अगर आपका अच्छा नेटवर्क है, फ्रेंड सर्कल है, अप्रोच अच्छा है, अच्छे लोगों से जान पहचान है, आपके संबंध मजबूत है, तो कई बार हमको जो व्यक्ति उस कंपनी में काम करता है उसी के द्वारा ही हमको वहाँ जॉब मिल जाती है। तो ऐसा भी कई बार काम आता है। तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए, आपके पास अच्छे लोगों का एक समूह होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, ताकि आपको जीवन में हेल्प सके और ये आपके लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहिए, इस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाते हैं तो वह व्यक्ति आपके लिए नौकरी के लिए एक अहम भूमिका निभा सकता है। ठीक, तो ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक तरह से एक विश्लेषण लिखा गया है। एक्चुअली देखेंगे अमेरिका ना किसी का नहीं है, जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है वहाँ इन लोग घुस जाते हैं, अपना मनमानी करते हैं और फिर उस देश को बर्बाद करके चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान को ही देख लीजिए, है ना, और भी कई सारे देश हैं। तो अमेरिका का ऐसे ही चलते रहता है, इसको यकीन नहीं किया जा सकता। ठीक, और देखिए ट्रम्प के बाद तो और भी यकीन नहीं कर सकते। यहाँ बाकी जी बोलते हैं मैं तो युद्ध एक ही दिन में ख़त्म करा दूंगा। रूस और यूक्रेन वाला जो मुद्दा चल रहा है, ईरान को धमकाते रहता है। ट्रम्प ने नाटो से बाहर निकलने की धमकी दे दी थी, है ना। बाइडेन अभी कुछ और कर रहे हैं और अभी कमला हैरिस जो हैं ये चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई हैं। तो इसमें अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अच्छा, अमेरिका के लोग अर्थव्यवस्था की स्थिति, जीवन यापन की लागत, रोजगार, ऋणग्रस्तता, प्रवासन, गर्भपात के अधिकार को लेकर उत्तेजित और चिंतित हैं। तो ये सब जो है वायदे चल रहे हैं, टिप्स विप्स ये वो करके, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है, डेटा दिया हुआ है इसमें। तो इसमें क्या लिखा है? चीनी खपत। तो चीनी खपत देखिए कि बढ़ती मधुमेह जो है, मधुमेह बढ़ रही है हमारे यहाँ। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी की खपत वाला देश है। हम लोग चीनी, शुगर बहुत खाते हैं, चाय बहुत पीते हैं, तो हमारे यहाँ चीनी खपत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पर्यावरणीय समस्याओं का बस यही हल है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के खतरों से निपटने के लिए चलाए जा रहे बड़े कार्यक्रमों को जोड़ना जरूरी है। तो ये आइडिल बोरेन, है ना, जो NBS प्रकृति आधारित जलवायु संविधान कार्यक्रम को कनाडा समेत कई देशों ने अपनाया है। तो उसके बारे से ये आर्टिकल है, तो इसके बारे से हम देखते हैं।
तो दुनिया जलवायु परिस्थितियों में असमान परिवर्तन, जैव विविधता के भारी नुकसान का सामना कर रही है, जिससे मानवता खतरे में है। जलवायु पैटर्न का बदलना और वन्य जीवन की तीव्रता हानि आपस में जुड़ी हुई है। फिर भी इन संकटों को लेकर सरकारें वर्तमान में उनके बीच गहरे संबंधों को पहचानने में विफल रही हैं। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसानों से निपटने के लिए वर्षों से संयुक्त प्रयासों की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसके लेकर वैश्विक समन्वित नीति का अभाव है। जर्नल ऑफ अप्लाइड इकोलॉजी में हाल में प्रकाशित हमारे पेपर में तर्क दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UFCCC और जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD 1992 मिलाकर एक संयुक्त कार्यक्रम अच्छा दृष्टिकोण है। और इसमें ये अवधारणा दी गई है कि कैसे इन विचारों के आधार पर संयुक्त कार्यक्रम स्थापित किया जा सकता है। हमको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, प्रकृति आधारित समाधान के तहत मानव कल्याण और जैव विविधता दोनों को एक साथ लेकर चलना है। NPS को सरकारें भी अपना रही है। कनाडा की सरकार ने प्रकृति आधारित जलवायु समाधान कार्यक्रम लागू किया है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता इतने बड़े मुद्दे हैं कि इसके लिए समन्वित वैश्विक नीति की जरूरत है। UNFCCC और CBD के बीच एक संयुक्त कार्यक्रम में वैश्विक जैव विविधता ढांचे और पेरिस समझौते के हित के प्रमुख विषयों को शामिल करते हुए वैश्विक जलवायु और जैव विविधता लक्ष्यों में तालमेल के लिए कई कार्य करने चाहिए। फिलहाल पर्यावरण एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कोई समर्पित मंच नहीं है जो जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन का समान रूप से समर्थन करता हो। NBS नेचर बेस्ड सॉल्यूशन और उनके कार्यान्वयन जैसे दृष्टिकोणों के आसपास के साक्ष्यों और मुद्दों का आकलन करने के लिए कोई समर्पित नामित वैज्ञानिक मंच भी नहीं है। और इस साल जो है अक्टूबर में कोलंबिया और नवंबर में अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए 2 वैश्विक सम्मेलन होने वाले हैं। इसलिए आगामी दोनों ही सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर संयुक्त कार्यक्रम बनाने का अच्छा अवसर होगा। जलवायु व जैव विविधता पर कार्यवाही के लिए खिड़की तेजी से बंद हो रही है। तो ये आर्टिकल जो है जलवायु परिवर्तन पर था और इस तरीके से हमने ये आर्टिकल लिखा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या न्यूज़ आया है कि अनगिनत नायकों को पीपल्स पद्म से सम्मानित किया गया, मोदी। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए, पैरा ओलंपिक में भारत। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश के खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। और आपको पता होगा कि हमको टोटल कितने पदक मिले हैं, 29। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और हम कौन से स्थान पे हैं, 18वें स्थान पे हैं पैरा ओलंपिक वाले में। चलिए, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन से देश के खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है और यह साबित किया है कि शारीरिक चुनौतियां उनके संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। उम्मीद है कि पैरा खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि खेल के बाहर भी दिव्यांगों के समावेशन और सम्मानजनक ढंग से जीवन जीने की प्रेरणा बनेगी। ठीक है, तो ये पूरा पैरालंपिक के बारे से दिया हुआ है, तो हम इसे बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें कुछ बातें लिखी तो इसको मैं पढ़ता हूँ। पेरिस पैरा ओलंपिक में मिली ऐतिहासिक कामयाबी हमारे खेल तंत्र में सुधार का एक बड़ा संकेत है, जिसका श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के अलावा उनके प्रशिक्षण सुविधाओं में पिछले 10 वर्षों में किए गए निवेश को भी जाता है। इस दौरान देश में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत के साथ ही पैरा खिलाड़ियों के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत किया गया। 2017-18 में शुरू किया गया खेलो इंडिया अभियान भी पैरा खिलाड़ियों के लिए 2023 में शुरू किया। निशानेबाज, पैरा ओलंपिक पदक विजेता मोना अग्रवाल जैसे तमाम अन्य खिलाड़ियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर पैरा खेलों के लिए भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। और पैरा खिलाड़ियों को गैर सरकारी संगठन NGO से भी सहयोग मिलता है। तो ये सब जो है इसके लाभ दिए गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
चिंता व्यक्त की गई है। गर्मी जल चक्र को प्रभावित कर रही है, चरम मौसम हो गया है, गर्मी बढ़ जा रही है। तो ये एक रिपोर्ट आया हुआ है, तो इसके हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। भारतीय जिलों में चरम जलवायु घटनाओं का स्वरूप बदल रहा है। एक नई रिपोर्ट आई है, कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अब सूखे की चपेट में आ रहे हैं और जहां सूखा पड़ता था वहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इन जलवायु चरम सीमाओं की आवृत्ति, तीव्रता और अप्रत्याशिता हाल के दशक में 4 गुना बढ़ गई है ना। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ये जो है 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है एक तरह से, और इसमें गुजरात के बारे से दी गई है और भी कई सारी चीज़ें दी गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सभी राज्यों के बारे से दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसों में वृद्धि हो रही है, जो गर्मी को रोकती है और ग्रह को गर्म करती है ना। यह गर्मी जल चक्र प्रभावित करती है, मौसम का पैटर्न बदल गया है, भूमि की बर्फ को पिघलाती है और ये सभी चीज़ें चरम मौसम को उग्र कर दे रही है। ठीक, और अध्ययन के लेखक कौन है? अविनाश मोहंती है। तो इसमें क्या को बात की जा रही है कि विनाशकारी चरम जलवायु सीमाओं की वर्तमान प्रवृत्ति, जिसके कारण 10 में से 9 भारतीय चरम जलवायु परिवर्तन के संपर्क में हैं, और ये सब परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महाद्वीप में सूखे की घटनाएं अधिक गंभीर होती जा रही है, गर्म लहर वाली दिनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 85% से अधिक भारतीय जिले बाढ़, सूखा, चक्रवात, ग्रीष्म लहरों से प्रभावित हैं। 45% में अदला बदली की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायुमंडल में उपस्थित एरोसोल भारतीय महाद्वीप में सूखे की गंभीरता को 17% तक जो है बढ़ा देते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित घटना के बारे से दिया गया है। अब देखिए, भोजन की थाली में शामिल कर ली ये चीज़ें 50 की उम्र दिखेंगे। तो उम्र बढ़ने के साथ क्या त्वचा और चेहरे पे इसका असर दिखाई देता है। चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, त्वचा ढीलापन हो जाता है, कसावट कम हो जाता है, तो चेहरे की चमक कम हो जाती है और उम्र बढ़ने के लक्षण जो है नज़र आने लगते हैं। तो शोधकर्ताओं ने ये सब बताया कि क्या क्या चीज़ अपने को यूज़ करनी चाहिए, जो एंटी एजिंग चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट कम रहते हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, ये बताया गया है इसमें। ठीक, तो ये सबको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ये है, ब्यूटी टिप्स में आपको बोला है कि कैसे चेहरा आप साफ़ कर सकते हैं, फेस पैक क्या क्या लगा सकते हैं। बेसन, हल्दी, नींबू का रस, दही, ये कच्चा दूध और क्या क्या लगाकर, टमाटर का रस, बेसन का रस, तो ये सब आप अपने से लगा सकते हैं। ये मसूरी की छात्राएं हैं और ये बियर पार्टी कर रही हैं, तो ये सब बहुत ही अशोभनीय है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इधर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। तो इज़राइल ने मध्य सीरिया में भीषण गोलाबारी की है। ठीक है, तो सीरिया में कई इलाकों को निशाना बनाया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। तो इसमें कुछ ऐसा न्यूज़ आया हुआ है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अरब देश ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौता किया था, लेकिन फिलिस्तीनियों के प्रति उनकी नीतियों के वे बड़े आलोचक थे, है ना। तो जॉर्डन में फिलिस्तीनियों की बड़ी आबादी रहती है और गाजा में इजराइल के विरुद्ध खिलाफ वहाँ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं। जॉर्डन नदी पर एलेम्बी क्रॉसिंग को किंग हुसैन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। पर्यटक ये सब का है, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। मंकी पॉक्स बहुत न्यूज़ में आ रहा है ना, तो इसके लिए पुष्टि कर दी गई है कि हमारे देश में भी आ गया है, और विदेश यात्रा की थी उसने, तो उसमें आ गया है। ठीक है, और क्या है एम पॉक्स, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मंकी पॉक्स या एम पॉक्स जूनोटिक अथवा पशुजन्य बीमारी है। पीड़ित व्यक्ति की त्वचा अथवा अन्य घाव, मुंह, जननांगों के संपर्क में आने से फैलता है और कपड़े, भीड़ भाड़ से भी हो सकती है। लक्षण क्या है इसके? त्वचा पर क्या है, चिकन पॉक्स जैसे चकत्ते हो जाते हैं, और इसके अलावा म्यूकोसा घाव हो सकते हैं जो 1-2 सप्ताह में रह सकते हैं। साथ ही बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, लिम्फ नोड में सूजन आदि हो सकता है। इलाज के लिए क्या है, बुखार आदि लक्षण दिखाई देने पे किया जाता है। खान पान का ध्यान देना है, पानी कमी ना हो, त्वचा की देखभाल करनी है, ये सब है। टीकाकरण के लिए क्या है, अभी टीकाकरण के निर्देश नहीं जारी किए गए हैं और कोई भी फरमान ऐसा नहीं आया है। ठीक है, तो ये सबको अपने को याद रखना है। एम पॉक्स काफ़ी आ रहा है न्यूज़ में। तो कैंसर की दवाएं सस्ती होगी, अब जीएसटी सिर्फ 5% लगेगा।
ठीक है, तो पहले इन दवाओं में 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अभी बैठक हुई जीएसटी परिषद की 54th, तो इसमें जो है 5% जीएसटी लगेगा, ऐसा बोला जा रहा है। धार्मिक हेलीकॉप्टर सेवा में भी 5% जीएसटी लगेगा, ऐसा बोला जा रहा है। विदेशी मंचों के लिए पंजीकरण जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग, देखिए विदेशी गेमिंग मंचों के लिए जीएसटी अधिकारियों के पास पंजीकरण करना, करों का भुगतान करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका साइट जो है गवर्नमेंट ब्लॉक कर देगी। ठीक है, ये सब है। अब जनरल नॉलेज दिया गया है इसमें, तो देख लेते हैं। विश्व में मक्का के पेटी किस देश में पाई जाती है? तो अमेरिका में मक्का की पेटी पाई जाती है। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो ये भी अमेरिका है। सामान्य जीवन निर्वाह कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? तो चेन्नई बोलते हैं इसको। कौन सा महासागर हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है? तो एटलांटिक महासागर जो है, ये जो है हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो टी.एम. कृष्णा जी को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए और भी एक चीज़ देख लेते हैं। इधर क्या है, किसानों को आधार जैसा विशिष्ट प्रमाण पत्र सरकार देगी। तो एक बड़े कदम के आधार पर सरकार अक्टूबर में देश भर के किसानों को आधार की तर्ज पर एक विशिष्ट आईडी कार्ड देगी, और देश के 5 करोड़ किसानों को मार्च तक यह कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी, ये जो है। ठीक, तो ये न्यूज़ में था। अच्छा, मणिपुर में उधर हालात कमज़ोर हैं, तो उधर का सिचुएशन अराजकता उधर बनी हुई है मणिपुर में, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सेमीकंडक्टर क्षेत्र, अमेरिका ने भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो देखिए हमारा न्यूज़ क्या है कि विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं नवाचार कोष के तहत वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता लाने के लिए भारत के साथ साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी की शुरुआत में भारत के मौजूदा सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र और नियामकीय ढांचे के साथ कार्यबल और बुनियादी ढांचे की जरूरतों का व्यापक आकलन किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी दोनों के देशों के लिए लाभदायक है। भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग की विस्तारित क्षमता को भी रेखांकित करती हैं, और इसके तहत अमेरिकी विदेश विभाग भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के साथ साझेदारी करेगा। हमारे विदेश मंत्री रियाद पहुंच गए हैं, खाड़ी देशों जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन। तो इसको हमने देखा था इससे पहले, जो नव भारत का हमने एडिटोरियल देखा था, तो इसमें हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुका है। तो जीसीसी एक प्रभावशील समूह है जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत जैसे देश शामिल हैं। और जीसीसी देशों के साथ भारत का कुल व्यापार जो है 2022-23 में 184 अरब डॉलर था। ठीक, तो इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत यूएई के बीच ऊर्जा क्षेत्र में 4 समझौते हुए हैं। तो कौन कौन से 4 समझौते हुए हम यही देख लेते हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच दीर्घकालीन एलएनजी आपूर्ति के लिए समझौता हुआ है, तो ये ऑयल से समझौता हुआ है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए समझौता हुआ है। अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ समझौता हुआ है। और ब्लॉक 1 के लिए ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच रियायत समझौता, फूड पार्क स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार डीप में कि इसमें बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए भारत और यूएई संबंधों में शानदार प्रगति हो रही है, और दोनों नेताओं ने बहुआयामी भारत यूएई संबंध और नए उभरते क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने के अवसरों पर चर्चा की है। भारत यूएई संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी प्रगढ़ता आई है। 2015 में
मोदी की यूएई की ऐतिहासिक यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये और दिरहम दिरहम जो कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया था और इस व्यापक आर्थिक साझेदारी की थी CEPA कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक, है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक, उसके बाद फिर स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर हस्ताक्षर हुआ था उनका। ठीक, और आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 85 अरब डॉलर, हाँ, का द्विपक्षीय व्यापार के साथ दोनों देश एक दूसरे के शीर्ष व्यापारिक साझेदार हैं और 2022-23 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में यूएई भारत के शीर्ष 4 निवेशकों में शामिल हैं। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। ठीक, और भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो और फरवरी 2023 में भारत, यूएई और फ्रांस त्रिपक्षीय रूपरेखा को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। तो ये सब जो है SCO संवाद में भी यूएई शामिल हुआ था। ये सब जो है न्यूज़ में है। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल आपका पक्ष में क्या लिखा हुआ है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार। विदेश मंत्री हमारे क्या करें, अगले 5 वर्ष में दुनिया के लिए अप्रत्याशित तौर पर कठिन रहने वाला है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। दक्षिण एशिया में अशांति बढ़ रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये से तनाव बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त होने का नाम ले रहा है। ऐसे समय में विश्वव्यापी अशांति और आर्थिक चुनौतियों के बीच बहुत से देश संघर्षरत हैं। भारत ने G4 देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठाया है और कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार और उचित प्रतिनिधित्व दिए बिना मौजूदा असंतुलन बढ़ेगा और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने को असक्षम बनाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान विश्वव्यापी परिदृश्यों को देखते हुए इन दोनों बातों को जोड़कर देखना ठीक रहेगा। परंपरागत तौर पर भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण किसी भी देश के मामलों में हस्तक्षेप, आलोचना और आदेश देना नहीं है। वह सैद्धांतिक रूप से किसी भी अंतर क्षेत्रीय विवाद में किसी का पक्ष लेने से परहेज करता है ना। यह तथ्य है कि भारत की पहचान ऐसी शक्ति के रूप में की जाती है जिसका किसी दूसरे देश के भूभाग को लेकर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। उसकी भी विश्व में व्यापक रूप से सराहना की जाती है। अतः ऐसी स्थिति में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का पात्र है। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर व्यापक असर, है ना, यूपीएस के बारे से है। तो यूपीएस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम और चर्चा नहीं करेंगे। मिलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है देखते हैं। जेनरेटिव एआई में चीन से सीख ले सकता है भारत। तो चीन से क्या सीख ले सकते हैं हम देखते हैं इस आर्टिकल में। भारत में जब तकनीक और इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों की चर्चा होती है तो सिलिकॉन वैली के उद्यमी और स्टार्टअप इकाइयां छा जाते हैं। तो इसमें जो है हम चर्चा करेंगे जनरेटिव एआई में एकाधिकार की लड़ाई और अमेरिका में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लिए चल रहे होड़ पर केंद्रित है और बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। फ्रांस की स्टार्टअप इकाई मिंस्ट्रल कुछ चर्चा हो रही है, मगर इसका कारण यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश किया है इसमें। चीन में होने वाले घटनाक्रम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इसे काफ़ी कम महत्व दिया जाता है। चीन की तरफ कम ध्यान देना या बिल्कुल ध्यान नहीं देना भूल है। इस बात के काफ़ी सबूत है कि चीन की कंपनियों को आधुनिक चिप और अन्य संसाधन नहीं देने की अमेरिका सरकार की रणनीति सफल नहीं हो रही है। विशेषकर एआई और जनरेटिव एआई में चीन की प्रगति रोकने की अमेरिका की मंशा विफल होती दिख रही है। अत्याधुनिक एनवीडिया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU चीन की तरफ कदम बढ़ा रही है और वे इसके लिए तस्करों और दूसरे देशों के मध्यस्थों का सहारा ले रही है, जो अंतिम खरीदार के साथ लेन देन छुपाने के लिए कागजी प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। तो
ये सब इसमें बातें लिखी गई है। एक चीज़ और है क्लाउड सर्विस और कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। तो इसकी मदद से चीन की कंपनियों को अत्याधुनिक कंप्यूटर प्रणाली तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिली है। चीन की कंपनी क्या है, हुआवे, तो उसने भी सुपर क्लस्टर का अनावरण किया हुआ है। संगठनों द्वारा जनरेटिव एआई मॉडल अपनाने की बात है तो एआई एनालिटिक्स डेवलपर्स, ये सब के अनुसार क्या है कि चीन की कंपनियां अमेरिकी के संपर्क से कहीं आगे थी, ऐसा बोला जा रहा है। चीन ने अमेरिका से 6 गुना अधिक एआई संबंधित आविष्कारों पेटेंट के लिए आवेदन किया हुआ है। भारत एआई में पेटेंट के लिए आवेदन करने में 5वें स्थान पे है। एआई और जनरेटिव एआई में चीन ने शोध और नवाचार कर न केवल अमेरिका के प्रयासों को धता बताया है, बल्कि वह इस तकनीक में नाम कमाने पश्चिमी देशों को भी पीछे छोड़ सकता है। दूसरे देशों की तुलना में चीन के साथ एक अच्छी बात यह है कि वहाँ एआई ढांचा तेजी से बढ़ रहा है। शुरू में चीन भी एआई पर सिलिकॉन वैली की दिग्गज कंपनियों का अनुसरण करता था, मगर अब उसने एक मजबूत तंत्र तैयार कर लिया है। इसके अलावा जेनरेटिव एआई मॉडलों को प्रशिक्षण देने के लिए डेटा की भी उतनी ही जरूरत होगी जितनी आधुनिक व उच्च तकनीक वाली चीप की। चीन को एक फायदा और मिल जाता है कि यह डिजिटल डेटा का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन के साथ तीसरा मजबूत पक्ष यह है कि इसकी बिजली उत्पादन क्षमता बेमिसाल है। ताप, विद्युत और स्वच्छ ऊर्जा दोनों में इसका प्रदर्शन लाजवाब है। जनरेटिव मॉडल के लिए बड़े पैमानों पर बिजली की आवश्यकता होती है और चीन लोग इसमें भी बाजी मार लेते हैं। जनरेटिव एआई शोध में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए कितना मायने रखता है? यह कहना सरल है कि भारत को चीन की तकनीक कंपनियों को बुलाना चाहिए या कम से कम उन पर अंकुश हटा देना चाहिए। चीन के इंजीनियरों के लिए वीज़ा का इंतज़ाम करना चाहिए सोलर पैनल और वाहन में उद्योग में, मगर यह सही तरीका नहीं है। जनरेटिव एआई और एआई अब भी कई संभावित जोखिमों से भरा पड़ा हुआ है। अगर चीन के साथ इन खंडों के करीब साझेदारी की जाती तो इससे उसकी भारत में संवेदनशील जानकारियां तक पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी और ये भी हो सकता है कि चीन की कंपनी हमारे अति महत्वपूर्ण तंत्रों को हैक कर ले। फिलहाल भारतीय नियामकों और शोधकर्ताओं को चीन में होने वाले शोध पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए और अपनी सुरक्षा तंत्र पर्याप्त रूप से विकसित करने में पहल में उन्हें अनुमति देने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। सरकार जो है जनरेटिव शोध को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार कर रही है और क्या है, जो अमेरिका में काम कर रहे हैं तो उन दक्ष भारतीयों को बुलाकर हम शोध को बढ़ावा दे सकते हैं। दीर्घ अवधि की नीति को ध्यान में रखकर हार्डवेयर क्षमता को विकसित कर सकते हैं। चीन ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों शोध विकसित कार्यों को सीख कर जो है अपनी क्षमता विकसित की है। जहाँ तक भारत की बात है तो वह भी ऐसा कर सकता है। भारत अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना चीन पे हुए बदलावों को नए विचार लेकर तकनीक और जनरेटिव एवं प्रगति कर सकता है। तो ये ऐसा कुछ आर्टिकल आया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका ग्रामीण बैंक से। तो ये ग्रामीण बैंक के बारे में बताया गया है कि देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक जो है इसकी स्थापना आरआरबी की स्थापना 1975 में की गई थी। एक कार्य समूह की अनुशंसा के बाद की गई था। इसके पीछे आइडियोलॉजी था कि क्षेत्रीय स्तर पर केंद्रित बैंकों की स्थापना करना जो स्थानीय मुद्दों से वाकिफ हो और ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा सके। आरआरबी का मालिकाना हक संयुक्त रूप से भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक वाणिज्य बैंक के पास रहता है और उसमें से बोला जाए तो 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, 15% का स्टेट का रहेगा और स्पॉन्सर जो भी करेगा जो भी बैंक उसको 35% हिस्सेदारी होती है। इसका जो रेगुलेशन है, नियमन है, ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है, लेकिन इसका जो निगरानी है, मॉनिटरिंग है, इसे नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक करता है। ठीक है,
तो केंद्र सरकार न आरआरबी के बीच समेकन की योजना पे काम कर रही है और ये मॉडल जो है एक राज्य एक आरआरबी मॉडल सामने आया हुआ है। तो अभी आरआरबी की तादाद जो 43 है इसको कम करके 30 हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य एक मॉडल पे आएगा। तो ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि आरआरबी को और अधिक सक्षम बनाया जाए, प्रायोजक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जा सके और इसके लिए जो है आरआरबी की क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता है ना। इसकी संभावना कम है कि अपने प्रायोजक बैंक या किसी अन्य बैंक को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि उनका आकार और ध्यान सीमित क्षेत्र पे रहता है। ठीक, ये सब इसमें दिया हुआ है, क्या क्या ऋण लिया है, क्या घाटा हुआ है, कुछ कुछ दिया हुआ है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसके अलावा देखिए क्या है कि बीते वर्षों के दौरान जो है हालात तेज़ी से बदले हैं। पूरी सेवाएं देने वाले वाणिज्यिक बैंक अब ग्रामीण इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएं देने के मामले में बेहतर स्थिति में है। ऐसे में सरकार की समेकन प्रक्रिया के दौरान इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि घाटे में चल रहे आरआरबी बंद किए जा सकते हैं, परिसंपत्तियां मानव संसाधन प्रायोजक बैंक में शामिल किए जा सकते हैं। छोटे पैमाने पर और तकनीक में सीमित निवेश के साथ आरआरबी के लिए वाणिज्यिक बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। अपनी भारी भरकम बैलेंस शीट और मुनाफे के साथ कुछ वाणिज्यिक बैंक तकनीक में अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सके, जैसे कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के उपयोग के साथ वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण इलाकों में बेहतर ऋण वितरित कर सकेंगे। और कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जैसे कि उपकरणों के लिए खरीदों के लिए कृषि उपकरणों खरीद में ग्रामीण इलाकों में ये अच्छा है। और ऐसे में आरआरबी के सभी अंशधारकों का लक्ष्य उसकी क्षमता में सुधार, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए होना चाहिए। इस दौरान जो है पर्याप्त पूंजी के प्रावधान भी होने चाहिए। छोटे और घाटे में चलने वाले बैंकों को प्रायोजक बैंक या किसी अन्य वाणिज्यिक बैंक में मिलने देना चाहिए। तो ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। ठीक है जी। आयात बढ़ने के बीच सख्त घरेलू और सौर उपकरणों की खरीद नीति। देखिए क्या बोला गया है इस आर्टिकल में। केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़े स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सौर बिजली परियोजना के विकास में घरेलू खरीद को सख्ती से लागू करने की योजना बनाई है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपको देश में कई मॉड्यूलर विनिर्माता सोलर सेल संबंधित पुर्जों का आयात करते हैं, असेंबल करके तैयार करते हैं। तो देश भर में सोलर पीवी सेल की स्थापित क्षमता अगले 2 साल में उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 3 साल में सोलर सेल और मॉड्यूलर का आयात कुल मिलाकर 3 गुना हो गया है और कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी ज़्यादा है और इस पर बुनियादी सीमा शुल्क भी लगाया गया है। बुनियादी सीमा शुल्क जो है ना, आयात प्रभावित हुआ है और 2021-22 में पहले 92% था, अभी 23-24 में 62% हुआ है। इसके बावजूद चीन से सबसे ज़्यादा आयात हुआ है ना, खासकर सोलर सेल। ठीक है, तो ये ऐसा न्यूज़ में आया हुआ है। नेक्स्ट है ईवी की लागत घाटी पर सब्सिडी पर फैसला लेने वाला मैं नहीं। तो इसमें क्या बोला है देखिए, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि जो ईवी बनाने की जो लागत है वो पहले से कम हो गई है ना। पहले लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 प्रति किलोवाट था और अभी जो ये 108 से 110 पे आ गया है ना। एक दिन $100 भी हो जाएगा ऐसा करके। तो ये सब जो है इसमें कहा गया है। उत्पादन बढ़ाएं, आयात कम करें, वाहन कल्प ऊर्जा निर्माता। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोला है ना, भारतीय मोटर वाहन कल्प ऊर्जा विनिर्माताओं से आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तरीके तलाशने को कहा है ताकि इन उत्पादनों का शुद्ध निर्यातक बन सके हम
और 2023 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात रखने का लक्ष्य भी रखने के लिए आग्रह किया है। ठीक है, तो वाहन कल्प ऊर्जा उद्योग है ना, विदेश आपूर्ति पर निर्भरता चिंता व्यक्त की, घरेलू विनिर्माताओं को स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। जापान, कोरिया, ताइवान और किसी पड़ोसी देश से कच्चे माल की आवश्यकता के कारण आयात करते हैं, तो इसको अपने को कम करनी है। ठीक है, तो औद्योगिक शहरों को विकास कर रही है जिनमें उद्योगों के लिए आवश्यकता संपूर्ण परिवेश होगा। कल्प ऊर्जा क्षेत्र इन औद्योगिक टाउनशिप में अवसरों की तलाश कर सकती है। ठीक है, नई आईटी नीति साल के अंत तक आ सकती है। तो नई नीति में वैश्विक दक्षता क्षमता इंजीनियरिंग अनुसंधान विकास पर जोर रहेगा। ठीक है, ऐसा नया मसौदा आने को है, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें आईटी क्षेत्र की 100 से अधिक शीर्ष कंपनियों के साथ परामर्श करके ये सौदा तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसमें बात कही जा रही है। आईटी केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर शामिल हैं। ठीक, तो राजस्व विभाग, वित्त विभाग, व्यय, ये सब जो है जानकारी किएंगे। नया आईटी तैयार का मसौदा तैयार किया जाएगा। तो इसमें जो है आईटी उत्पाद तैयार करने, कार्यबल को कुशल बनाने पे केंद्रित होगा। स्टार्टअप को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, करीब एक दशक पुराना जो है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2012 के तहत देश के आईटी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए थे। इसका उद्देश्य 2020 तक जो है आईटी और आईटी समर्थ सेवा आईटीएस उद्योग से राजस्व को 300 अरब डॉलर तक बढ़ाना, आईटी में 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन करना, निर्यात बढ़ाना था। फेम 3 शुरू होने तक जारी रहेगी ईएमपीएस योजना। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल फेम 3 के तहत तीसरे चरण की शुरुआत होने तक बढ़ाया जाएगा। ऐसा केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने जानकारी दी है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।